हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बाबू, आज लेक्चर में एक नए चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा स्टाफिंग। ठीक है बाबू, इस बुक का 6th नंबर का चैप्टर है। अभी हमने सेकंड चैप्टर किया और अब बेटा 6th चैप्टर कर रहे हैं। और वो सब सामने देखना, शुरू के 10 मिनट अभी आपको शायद किसी भी नोट्स की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सामने देखने नहीं। और वो याद होगा आपको, फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आपसे टर्म की बात करी थी। टर्म का नाम है मैनेजमेंट और इसी पर बेस्ड हमारी पूरी बुक है। ठीक है जी, हमें मैनेजमेंट टर्म की बात करी थी। अगर किसी ने नहीं सुनी तो कुछ नहीं बताना अभी इसके बारे में, कोई टेंशन मत लो। क्या है मैनेजमेंट, इसका भी आपसे कोई लेना नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट के ना 5 फंक्शन थे जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा पोस्ट डीसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन थे, प्यार से बोलते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ठीक है जी, तो मैंने आपको ना ये टेबल एक बार बताई थी और मैंने आपको ये भी कहा था बेटा एक साल में कम से कम 20 बार टेबल बनाता हूँ। आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। 5-6 बार के बाद आप कहते हो कि भैया आप ना बनाओ, हम बताते हैं। सिर्फ 5-6 बार के बाद ही आप बोलने लग जाओ। ठीक है जी, अब आराम से सुनने ना बेटा, किस फंक्शन का क्या क्या काम है। जब मैं पूरी कर दूंगा बात तो मैं स्टाफिंग पे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो प्लानिंग स्टेज पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा? प्लानिंग का सिर्फ एक काम है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट करना। यानी कि बेटा सेटिंग ऑब्जेक्टिव या सेटिंग स्टैंडर्ड, कुछ भी कह लो बेटा। प्लानिंग का सिर्फ एक काम है बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना। और ऑब्जेक्टिव कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है थोड़ा सा ये भी समझ लो। बेटा 1 अप्रैल 2023 है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आज बैठी सोच रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है कि 23-24 में ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव लें इस साल के लिए, क्या स्टैंडर्ड लें, क्या करना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन इस साल। तो बाबू हमने ना पिछले साल को फोकस किया, हमने देखा हमने 22-23 में क्या किया। बेटा 22-23 में ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख यूनिट बनाई और बेची। 10 लाख यूनिट बनाई और बेची पिछले साल में। इस बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम चाहते हैं अपनी सेल्स को 20% से इंक्रीज करना। हम चाहते हैं कि 10 लाख यूनिट पिछली बार बनकर बेच गई हैं, हम चाहते हैं इस बार 12 लाख यूनिट बनाए और बेच दें। 20% सब सेल को बढ़ाना चाहते हैं। तो बेटा प्लानिंग का सिर्फ इतना सा काम है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट कराती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट के लिए नहीं हो सकती। बताओ आप में से यहाँ पर बैठा हुआ कौन प्लान कर रहा है कि 11th में जाना है, टॉप करके आना है? सब यही सोच रहे हैं ना कि 12th बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। भाई अभी बोर्ड 1 साल बाद है, तब भी प्लान कर रहे हैं ना। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव हमेशा फ्यूचर के लिए सेट होते हैं, पास्ट के लिए कोई सेट नहीं कर सकता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो बाबू प्लानिंग का सिर्फ इतना सा काम था कि ऑब्जेक्टिव सेट कराती है, जी कर दिए। बाबू ऑर्गेनाइजिंग में क्या बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए, मैं सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करता हूं, इकट्ठा करता हूं। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, सारे रिसोर्सेस की बात करना, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस की बात बिल्कुल मत करना। मतलब बाबू ऑर्गेनाइजेशन में ना रिसोर्सेस 3 तरीके के होते हैं। पहले हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस, दूसरे हैं फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सब फिजिकल रॉ मटेरियल, फिजिकल रिसोर्सेस कहलाते हैं। और तीसरे हैं बेटा ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब मेरे एम्प्लॉइज। बेटा ऑर्गेनाइजिंग में मैं सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करता हूं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस की कोई बात नहीं करता। अब आप ये सोचो ना, मैंने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया? 12 लाख यूनिट बनाऊंगा और बेचूंगा।
तो भैया 12 लाख यूनिट बनाने के लिए 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, वो कहां पर आएगा? ऑर्गेनाइजिंग में खरीदूंगा। बाबू मेरे पास उतनी मशीनरी तो है कि 10 लाख यूनिट मैंने बना भी दी और बेच भी दी। जरूरी नहीं है कि मेरे पास इतनी मशीन फालतू पड़ी हो कि 2 लाख यूनिट बना भी दे और बेच भी दे, जरूरी तो नहीं है ना। मान लो मेरे एक मशीन की कैपेसिटी है 2,20,000 यूनिट बना सकती है एक मशीन, मैंने 5 खरीदी हुई है, 5 कितनी बना सकती है? 11 लाख यूनिट। पिछले साल मैंने 10 लाख यूनिट बनाई और बेची, वो 11 ही तो बना सकती है। मेरे इस बार का टारगेट क्या है? 12 का टारगेट है। मेरे पास है मशीन जो 12 बना सकती है? नहीं बना सकती ना। मैंने एक और खरीद ली इस बार मशीन, कहाँ खरीदूंगा? यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कुछ रिसोर्सेस खरीदने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो सब ऑर्गेनाइजिंग में इकट्ठे होंगे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और ऑर्गेनाइजिंग में एक और काम भी करता हूँ बाबू, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ, जिसको मैं डिपार्टमेंट बोलता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। आपने कभी सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन को बांटा गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में? कई बार आप इंसान से पूछो जॉब कहाँ पर करते हो, फला फला कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फला फला कंपनी अकाउंट डिपार्टमेंट, बताते हैं ना लोग। आपके स्कूल में भी होता है ना अकाउंट डिपार्टमेंट, या अकाउंट्स बन रहे होते हैं, या जनरली आपको फीस के लिए भेजा जाता है, होता है ना डिपार्टमेंट। तो बाबू ऑर्गेनाइजेशन के कितने टुकड़े करें, कैसे टुकड़े करें, ये डिसाइड कहाँ होता है? ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग का ही काम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू स्टाफिंग में फिर क्या होता है? पूरे स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। बेटा मेरे पास उतने एम्प्लॉइज तो हैं कि 10 लाख यूनिट बन गई और बिक गई, उतने शायद ना हो जो 12 लाख यूनिट बना पाए और बेच पाए। अगर कोई नए एम्प्लॉय की जरूरत हुई तो बेटा सारी की सारी उसकी बात स्टाफिंग में करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मेरा आज का मुद्दा है, मैं भी चाहता नहीं इसके बारे में ज्यादा यहाँ पर बोलना, अभी पता लग ही जाएगा क्या क्या करते हैं स्टाफिंग में। फिर अगर बोलने वाली बात है तो मैंने डिसाइड करा कि 12 लाख यूनिट बनाने के लिए ना 2000 एम्प्लॉय चाहिए, इससे कम में बन नहीं सकते, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी 18 चाहिए। तो बेटा 200 नए एम्प्लॉय बाहर से लाने पड़ेंगे ना। ये 200 नए एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे बाबू? ये सारी बात मैं स्टाफिंग में करता हूँ। कहाँ से आएंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी ट्रेनिंग दूंगा, कैसे उनकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा, कैसे उनकी सैलरी डिसाइड करूंगा, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड एक एक चप्पे चप्पे की बात स्टाफिंग में करता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? चलो ठीक, अगर मैं अभी तक आपको सोचवाने की कोशिश करूं, एक मैंने चीज नहीं, अगर मैं आपको अभी तक सोचवाने की कोशिश करूं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हुआ, तो बेटा सिर्फ टारगेट डिसाइड हो गए, टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे वो इकट्ठे हो गए, सामान भी आया पड़ा है, पड़ा है, काम तो शुरू नहीं हुआ। ऐसा बोला जाता है बेटा इसका मतलब है एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली, कि एक्चुअली में काम मतलब डायरेक्टिंग से शुरू होता है, कि बंदे आ गए थे, सामान आ गए थे, प्रोडक्शन को शुरू कर दो, तो प्रोडक्शन जो शुरू हुआ वो डायरेक्टिंग में हुआ, सेल्स जो शुरू हुई वो डायरेक्टिंग में शुरू हुई, काम शुरू हो गया जी, आगे बढ़ा बात को। अब वो साल खत्म हो गया बेटा, जब साल खत्म हो जाएगा अब रोल आएगा कंट्रोलिंग का। बेटा कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? बेटा कंट्रोलिंग में हम सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। आज 31 मार्च 2024 है, साल खत्म हो गया, अब देखो तो सही एक्चुअली में कितनी यूनिट बनी और बिकी, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो देख लो और पता लगा एक्चुअली 11.5 लाख यूनिट बनी और बिक गई। इस एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या करो बेटा? इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दो विद स्टैंडर्ड्स।
एक्चुअल परफॉर्मेंस से 11.5 लाख यूनिट बनी और बिकी। कंपेयर तो करो स्टैंडर्ड्स के साथ, ये वही स्टैंडर्ड्स हैं बेटा जो आपने प्लानिंग स्टेज पे सेट किए थे। क्या टारगेट था मेरा? 12 लाख यूनिट। एक्चुअली में काम कितना हुआ? 11.5 लाख यूनिट। बेटा इन दोनों को कंपेयर करने से आपको कमियां पता लगती हैं। कमियां पता लग गई भाई, 50,000 यूनिट कम बनी और बिकी। बेटा ये जो कमियां हैं ना, इसके कारण जान लो और आज इन कारण को खत्म करने की कोशिश करो। कंट्रोलिंग का काम किया। देखो कई बार बच्चे क्या कहते हैं, क्या करोगे? आगे बढ़ते रहे ना तो ये कमियां हंसा रहेंगी। खाली कमियां जान के कुछ नहीं होगा, कमियों के कारण जान लो कि कमी किस कारण की वजह से, और आज ही उस कारण को बाबू खत्म कर दो ताकि ये कमियां अगले साल से ना। मान लो मैं आपको कहूं जब आपने कारण जानने की कोशिश करी तो कारण ये था कि जो 50,000 यूनिट कम बनी है ना, एक मशीनरी है बहुत पुरानी हो चुकी है और बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है, कभी भी बैठ जाती है, रिपेयरिंग में 4-4 5-5 दिन लग जाते हैं। ऐसा इस साल में 20 बार हुआ, 100 दिन खराब हुए, जिस वजह से 50,000 यूनिट कम बनी। अगर ये मशीन कॉन्टिन्यूस चलती रहती तो 50,000 यूनिट पूरी बन जाती। अब अगर आपको कारण पता लग गया, अब क्या करो? इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो, अगले साल नहीं होगा, फिर ये 100% होगा। क्या करो? आज ही एक्शन ले लो। और एक्शन आपने क्या लिया? आपने एक नई मशीनरी परचेज कर दी। अब होगा ये रिपीट? नहीं होगा। और मैं बोलूं कारण ये पता लगा, मान लो मशीनरी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, कि जो सप्लायर है मेरा उसने रॉ मटेरियल सड़ा गला बेच दिया, खराब बेच दिया। 50,000 यूनिट 11.5 लाख बिल्कुल ठीक बेची थी, उससे फिनिश गुड्स बना भी और बिक भी गया। तो उसने रॉ मटेरियल खराब भेजा, उससे फिनिश गुड्स बन ही नहीं पाए, वही कम है बस 50,000। पता लग गया कारण? आज ही एक्शन ले लो। एक्शन क्या हो सकता है? सप्लायर को बोल दो कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल चाहिए, भेज सकता है ठीक, वरना मैं सप्लायर बदल रहा हूँ, तो हर बार का बड़ा माल भेज देता, तेरे से हम माल ले लेंगे। अगर आपने ये कर दिया, अगली बार रिपीट होगा? कभी भी नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, कमियां जानते हैं, उनके कारण ढूंढते हैं, उनके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लेते हैं। कंट्रोलिंग खत्म। तो वो कंट्रोलिंग खत्म हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुई। लोगों को लगता है खत्म हो गई कहानी, बेटा कंट्रोलिंग ही तो खत्म हुई है। कंट्रोलिंग के बाद फिर दोबारा प्लानिंग में आ जाना है, क्योंकि आज 1 अप्रैल 2024 की आ गई है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन सोचे कि 24-25 में क्या अचीव करें, फिर उसके लिए इकट्ठा करेंगे सामान, फिर उसके लिए इकट्ठे करेंगे बंदे, फिर एक्चुअल में काम होगा, फिर वो कंपेयर करेंगे। ये कहानी रिपीटेडली चलती रहेगी। यानी कि बेटा ये जितना भी कुछ मैंने लिखा है, ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर दोबारा प्लानिंग, ये खत्म नहीं हो सकता बेटा। ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन जब तक खत्म नहीं होती बेटा ये चलता ही रहता है सब कुछ। क्लियर है बात? टाइम क्या बोल तो दिया, इट इज नेवर एंडिंग। जितना ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में टाइम लगता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी चलता रहेगा। बाबू ये वही क्वेश्चन पूछ रही है जिसका मैंने आंसर पहली बारी में किया था, जब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखो कभी भी ऐसा नहीं होता, बच्चा पता है, बच्चा हमेशा ऐसे सोचता जैसे सोच रही है। बच्चे को लगता है पता है क्या है, कि अप्रैल में सिर्फ प्लानिंग होगी, फिर हम 2-3 दिन लगाकर मई में रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर हम 2-4 दिन लगाकर स्टाफिंग करेंगे, और फिर डायरेक्टिंग शुरू होगी। बाबू अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप फील करोगे ये सब कॉन्टिन्यूस है और सब साथ साथ चल रहे हैं। बस आपको अपनी आंखों से देखना होता है क्या हिस्सा प्लानिंग का है और क्या हिस्सा डायरेक्टिंग का है और क्या हिस्सा कंट्रोलिंग का है, सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है।
मैंने आपको पिछली बार भी ये बताने की कोशिश की थी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, आज बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग। हाँ, आपको लगेगा देख के कि ये प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन आप साथ ही साथ देख रहे हो कि परचेस मैनेजर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, सारे सप्लायर को एक मेल भेज रहा है, कोटेशन मांग रहा है कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, बताओ किस किस रेट पे दोगे। तो आपको लगेगा यार ये तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और आप देखोगे किसी कोने में बैठा है HRM, आज इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने, तो आपको लगेगा यार ये तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग चल रही है। और आप कहीं ना कहीं देखोगे बेटा प्रोडक्शन फ्लोर पर जाकर के एम्प्लॉय लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये तो एक्चुअली में डायरेक्टिंग चल रही है। तो बाबू ऐसा नहीं होता कि जब प्लानिंग चल रही है तो बाकी सारे फंक्शनों का काम रोक दिया जाएगा। सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा चल रहा होता है, ये सब कॉन्टिन्यूस है, पूरे साल भर चलते हैं। बस आपको ये देखना होता है अपनी आंखों से कि प्लानिंग कौन सा हिस्सा है, या स्टाफिंग कौन सा हिस्सा है, या कंट्रोलिंग कौन सा हिस्सा है। समझ में आ रही है बेटा बात जो मैंने बोली? क्लियर है बात? बढ़ाएं बात को आगे। आपके लिए सहूलियत की बात पता है क्या, आपके कोर्स में जितना कुछ है कॉन्टिन्यूस है, कुछ सोचना ही। प्लानिंग, कॉन्टिन्यूस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अभी आगे भी 7-8 टर्म और आएंगी, सब जान लोगे तो आपको पता लगेगा सब कुछ ही कॉन्टिन्यूस है, कुछ सोचना ही। आगे बढ़ाएं बेटा बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो अब मैं श्री गणेश कर रहा हूं चैप्टर नंबर 6 से, स्टाफिंग से। आप एक काम करो, फटाफट से नोट्स में स्टाफिंग निकाल लो एक बार, फटाफट से। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पर आ जाओ एक बार, सारे के सारे मिल जाएंगे। तो बेटा सामने देखना मेरी तरफ। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले आराम से सुन लेना इस बात को। बाबू ये ना मेरे को पढ़ाते पढ़ाते लगभग बिजनेस स्टडीज 12th और 13th ईयर है, ठीक है। आज तक कभी मैंने ये नहीं सोचा कि सबसे पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। बहुत सारे टीचर्स का ऐसा कहना होता है कि प्लानिंग नहीं समझा बच्चे ने तो उसको ऑर्गेनाइजिंग पता ही नहीं होता, और ऑर्गेनाइजिंग नहीं समझा तो स्टाफिंग नहीं पता होता, और वो नहीं समझा तो डायरेक्टिंग नहीं पता होता, और वो नहीं समझा तो कंट्रोलिंग पता नहीं होता। उनको लगता है कि यही सीक्वेंस है बस, इसके बिना समझ नहीं आ सकता। मैंने बेटा 13 साल में एक भी साल कभी इनको सीक्वेंस नहीं पढ़ा। अगर आप कहोगे तो मैं यहीं पर स्टाफिंग को रोकर कंट्रोलिंग शुरू कर सकता हूँ, और जो सा चैप्टर आप कहोगे मैं वो पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। और आप में से ये एक भी बच्चा नहीं होगा जो ये कह देगा कि भैया ये एक अक्षर नहीं समझ में आया, बस चैप्टर तो बहुत दूर की बात है। अगर आप ये कह दोगे ना ये अक्षर नहीं समझ में आया, मैं मान जाऊंगा, आपको उस चीज पे मैं मान जाऊंगा, ठीक है जी। तो अपने दिमाग में ये कोई मिथ मत लाना दूर से दूर तक कि मुझे स्टाफिंग समझ नहीं आ सकता। बेटा ये जो मेरी टेबल है ना, ये मैंने इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस का रिजल्ट आप सोच नहीं सकते। फ्योल ने 20 साल में इतना कुछ दे दिया ना, तो 13 साल में हमने भी इतना कुछ दे दिया कि मैं किसी अनपढ़ को भी वो बुलाकर ये बात समझाऊंगा ना तो वो समझ जाएगा ये कौन सा फंक्शन क्या करता है, और जौन सा मध्य में चैप्टर शुरू कर दूं उसे समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं बात, ठीक है जी। तो आराम से समझने की कोशिश करेंगे। स्टाफिंग सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं, देखो सबसे पहले आप देखोगे किसी भी चैप्टर में, चाहे प्लानिंग है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, पहली चीज डेफिनेशन दी होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाता पहले दिन डेफिनेशन, सबसे आखिरी दिन डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, तब चैप्टर बंद करूंगा। सबसे आखिरी चीज क्या होगी, डेफिनेशन। वो जिस बच्चे को स्टाफिंग के बारे में अभी एस ना पता हो उसको मैं सीधा बताऊं डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको लगता है कभी मैं समझा पाऊंगा उसको स्टाफिंग क्या चीज है? बेटा सिर्फ रटवा सकता हूं मैं पहले दिन डेफिनेशन, समझा कभी नहीं सकता। और अभी तक मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ भी रटा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन तक समझाइए आपको, तो आपको क्या लगता है ये नहीं समझाऊंगा? तो डेफिनेशन सबसे आखिरी में, ऐसे ही बेटा इसके बाद एक टॉपिक दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, बिल्कुल आखिरी में। उसके बाद एक टॉपिक दिया गया स्टाफिंग प्रोसेस। मैं ये शुरू कर रहा हूँ टॉपिक, और बेटा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझना। बेटा टॉपिक का नाम है स्टाफिंग प्रोसेस। प्रोसेस, मुझे नहीं पता इस वर्ड की अहमियत आपकी जिंदगी में कितनी है। मुझे लगता है अगर कोई चीज प्रोसेस होती है तो उसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्डर। बेटा
पेपर कहे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग लिखो, आपने 5 हेडिंग याद की हैं, पहले हेडिंग याद आ गई बोर्ड के पेपर में 4th नंबर वाली, वो लिख दो, फिर याद आ गई 2nd वाली, वो लिख दो, फिर याद आ गई बेटा 1st वाली, वो लिख दो। और वो इंपॉर्टेंस में, लिमिटेशन में, फीचर में जो हेडिंग याद आए जिस सीक्वेंस पे वो लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अगर कोई चीज प्रोसेस होती है तो बेटा वो सीक्वेंस है, इसमें ये वाली बात नहीं। मेरे को 6th हेडिंग याद आ गई, मैंने वो लिख दी पहले। प्रोसेस में हेडिंग भी काट सकते हो क्या? ये एक ऑर्डर है। और मैं हमेशा इस बात को ऐसा समझाता हूँ, मैगी बनाने का एक प्रोसेस है। अब ये तो नहीं कह सकते ना लास्ट स्टेप सबसे पहले रीड कर लो, सर्व द मैगी, कच्चे खिला दो, प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप ही तो चलोगे। तो बाबू ये स्टाफिंग का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक भी हेडिंग इधर से उधर नहीं होगी। ठीक है, मैं लास्ट बार ये बात बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि प्लानिंग का भी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस है, कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस है, सबका प्रोसेस आपके कोर्स में है। हेडिंग किसी की नहीं बिगाड़नी प्रोसेस में। ठीक है जी बेटा, आप पहली हेडिंग पढ़ो, 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। लोग उत्तर सामने देखना बाबू, स्टाफिंग प्रोसेस पहले स्टेप स्टार्ट होता है तो बोलता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सब सामने देखना, मैं फिर बोलूंगा बेटा नोट्स की अहमियत नहीं है, अहमियत उस पर्सन की है जो सामने खड़े होकर इस बात को समझा रहा है। ये तो मैंने ही लिखे हैं, ठीक है ना, पता नहीं कितना कुछ गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी, तो सामने देख लेना, उसकी शायद बहुत अहमियत होगी। बेटा सबसे पहली हेडिंग कहती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नाम से समझने की कोशिश करना, कहता है एस्टिमेट कर लो कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है। मतलब तो वो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया प्लानिंग स्टेज पर, मेरा ऑब्जेक्टिव है 12 लाख यूनिट बनानी और बेचनी है। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेस आ गए पर ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है। स्टाफिंग कहता है शुरू ही यहां से करता है, कहता है एस्टिमेट कर लो कितने लोग चाहिए। समझ में आ रही है बात बाबू? ये अभी एक्चुअली में आपको पता क्या लगता है कि इस हेडिंग पे अगर आप प्योरली लिटरली बिलीव करोगे तो आपको लगता है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज ओनली टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि सिर्फ और सिर्फ बात करती है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की। पर बेटा नहीं, ये 2 बातें करती है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट 2 अलग अलग बातें करती है। ये कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो सोच ही लो, साथ ही साथ सोच लो टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। 2 बातें साथ साथ सोच लो, इसी हेडिंग में सोचो। यानी कि बेटा वो जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए वो भी सोच लो, साथ ही साथ सोच लो बेटा किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। मैं पहले चर्चा टाइप पे करूंगा और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर वापसी करूंगा, सब सामने देखते रहना। अब वो अगर आपको नोट्स इतने ही प्यारे हैं और आपको लगता है नोट्स में बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, खा के बंद कर दो। जब तक मैं बोलूंगा नोट्स में नहीं देखना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है फिर देखना है, मेरी तरफ देखना। बाबू सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय की। मान लो मैंने डिसाइड करा कि मुझे 200 लोग चाहिए, मान लो मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे 200 लोग चाहिए। बेटा अब मैं ये भी तो सोचूंगा वो 200 लोग मुझे किस किस टाइप के चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप? बेटा मुझे किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एम्प्लॉय चाहिए, मुझे किस बैकग्राउंड का चाहिए, मुझे कितने एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, मुझे उससे क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म करानी है, ये सब सोच लो बेटा टाइप में। 200 एम्प्लॉय चाहिए ना बेटा, 100 लोग मुझे सिर्फ अकेले प्रोडक्शन में चाहिए, तो मैं चाहूंगा ना उनकी कुछ ना कुछ एजुकेशन प्रोडक्शन में हुई हो, कोई ना कोई प्रीवियस जॉब का बैकग्राउंड प्रोडक्शन हो। और हो सकता है बेटा 100 के 100 मुझे फ्रेशर ना चाहिए। भैया देखो फ्रेशर जरूर सस्ते मिलते हैं पर काम में भी तो गड़बड़ करते हैं। तो मैंने सोचा इनमें से 80 लोग मुझे फ्रेशर चाहिए लेकिन 20 एक्सपीरियंस्ड चाहिए। तो टाइप में सोचना पड़ता है किस एजुकेशन के साथ एम्प्लॉय चाहिए, किस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, क्या बैकग्राउंड हो उसका और क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म कराने वाला। इस 200 में से ऐसा भी तो हो सकता है ना 50 मुझे मार्केटिंग में चाहिए हो, तो मैं सोच रहा हूं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50 की मार्केटिंग में हो, अगर कोई जॉब का बैकग्राउंड है तो वो मार्केटिंग में हो,
और कितने एक्सपीरियंस चाहिए, कितने फ्रेशर चाहिए। तो टाइप ऑफ एम्प्लॉय में मैं यही सोचता हूं बेटा, एम्प्लॉय की एजुकेशन सोचता हूं, बैकग्राउंड सोचता हूं, एक्सपीरियंस सोचता हूं, क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म कराने वाला हूं, ये सब सोचता हूं। समझ में आ रहा है क्या क्या सोचना है टाइप ऑफ एम्प्लॉय में। लोग कहते हैं बिजनेस स्टडीज रटने का सब्जेक्ट है। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, इसे भी रटा तो क्या रटा। समझ में आ रही है बेटा बच्चों मैंने बात बोली। तो बेटा ये कैसे असर्टेन होगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, बड़ा काम की बात है बेटा। ये कैसे असर्टेन होगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। सुनना बाबू, ये असर्टेन करने के लिए आपको दो एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन से दो एनालिसिस, ये क्या चीज होते हैं बेटा? पहले एनालिसिस का नाम है वर्कलोड एनालिसिस और बेटा सेकंड का नाम है वर्कफोर्स एनालिसिस। दो एनालिसिस आपको परफॉर्म करने होंगे बेटा, वर्कलोड एनालिसिस और बेटा दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस। ये क्या चीज होते हैं? वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है बेटा? वर्कलोड एनालिसिस बताता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बाबू मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कलोड एनालिसिस परफॉर्म किया और हमें पता लगा कि 2000 लोग चाहिए वो 12 लाख यूनिट बनाने और बेचने के लिए। क्या बताता है वर्कलोड एनालिसिस? एक बार दोबारा सुन लो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव 12 लाख यूनिट बनाकर बेचने का है। वर्कलोड एनालिसिस आता है टोटल कितने लोग लगेंगे 12 लाख यूनिट बनाने और बेचने में। भैया बनाने में बहुत सारे लगेंगे, प्रोडक्शन में, बेचने में भी लगेंगे, मार्केटिंग सेल्स में लोग लगेंगे, तभी तो बिकेगा, ऐसे थोड़ी बिक जाएगा। और बाकी और भी बड़े फंक्शन है, फाइनेंस अकाउंट सब कुछ चलेगा साथ साथ। तो टोटल कितने लोग चाहिए होते हैं इतनी यूनिट बनाने के लिए? हमने एनालिसिस परफॉर्म किया, हमें पता लगा कि 2000 लोग चाहिए। बाबू वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है बेटा? वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि एग्जिस्टिंगली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें से कितने ओवरबर्डन्ड या अंडरबर्डन्ड है। और मैंने देखा एग्जिस्टिंगली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 1500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें ना 100 सीरियसली ओवरबर्डन्ड है, डबल शिफ्ट काम करवाया पिछले साल, तब जाकर 10 लाख यूनिट बिकी। 100 लोगों से डबल शिफ्ट काम कराया। तो बेटा वर्कफोर्स एनालिसिस यही बताता है कि एग्जिस्टिंगली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं और उसमें से कितने ओवरबर्डन्ड या अंडरबर्डन्ड है। बाबू मैंने हिसाब लगाया कि 1500 लोग हैं, इसका डिफरेंस ही मुझे बताता है कि मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए होंगे। 2000 चाहिए थे, 1500 पहले से है, 500 चाहिए, 500 एम्प्लॉय चाहिए। अब सोच लो किस किस टाइप के चाहिए। टाइप वाली बात मैंने पहले ही बोल दी थी, थोड़ी सी बात टाइप में और ऐड कर रहा हूं मैं। सुनना, मैंने भी क्या बताया था टाइप में क्या क्या सोचते हैं। 500 लोग चाहिए, कौन किस किस एजुकेशन का चाहिए सोच लो, कौन किस किस एक्सपीरियंस का चाहिए सोच लो, कौन किस किस बैकग्राउंड का चाहिए सोच लो। साथ ही साथ एक बात और सोच लेना बाबू, इसमें से आपको कितनी वुमेन्स चाहिए, कितने बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग चाहिए, कितने माइनॉरिटीज चाहिए। देखो कई बार ना बेटा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि मैं तो 10% वुमेन्स को ही जॉब दूंगा, मैं तो 10% माइनॉरिटी से ही लोग रिक्रूट करूंगा। याद है आपको रिजर्वेशन नाम की चीज है हमारे देश में, कि मैं तो बाबू 20% तो रिजर्वेशन कोटा है, 20% का तो रिजर्वेशन कोटा है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर क्या आपकी मर्जी चल सकती है टाइप में कि किसी को भी उठा लोगे? भाई पॉलिसी है वो तो फॉलो करके देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है टाइप में क्या क्या सोचना पड़ जाता है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ क्लियर हो रही है? 1000%। बढ़ाएं आपको आगे? चलो जी एक काम कर लो, पहले स्टेप में थोड़ा धीरे चलते हैं। आप मुझे रीड करके बता दो जी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट समझ आ गया कि नहीं, फटाफट से। वो बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ाते हैं बाबू। नेक्स्ट 2 स्टेप्स साथ साथ होंगे, आराम से सुनना और समझना।
बेटा सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट एंड थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन। बेटा कभी भी ना इसका नाम अगर पेपर में आए ना तो कभी भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के नाम से पेपर में पूछे नहीं जाते। रिक्रूटमेंट का नाम आता है पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन का नाम आता है नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। बाबू ये पॉजिटिव क्यों और ये नेगेटिव क्यों, ऐसा क्या है इसमें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव क्यों है सिलेक्शन? सुनना आराम से। बाबू रिक्रूटमेंट को बोला गया पॉजिटिव स्टेप। देखो मेरे को अभी मैंने पहले स्टेप में डिसाइड कर लिया कि मुझे 500 एम्प्लॉय चाहिए। देखो रिक्रूटमेंट के टाइम पर ना मैं अपनी वैकेंसी को ना वाइडली एडवर्टाइज करता हूँ, बहुत पागलों की तरह एडवर्टाइज करता हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा एडवर्टाइज करूंगा, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा कि मेरे यहाँ पर पोस्ट खाली है, उतने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। और मैं चाहता हूं भर के लोग अप्लाई करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे ना उतने ज्यादा चांसेस हैं आपको सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा जॉब के लिए। ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं इस चीज को। मान लो पहले स्टेप में ना मुझे 500 नहीं, मान लो मेरा एक स्कूल है और मैंने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टेप परफॉर्म किया। मुझे 2 टीचर्स की जरूरत है, ठीक है, एक पढ़ाएगा मेरे स्कूल में अकाउंट्स और एक फिजिक्स का टीचर चाहिए, ठीक है। मैंने रिक्रूटमेंट में ना उस वैकेंसी को वाइडली एडवर्टाइज कर दिया, न्यूज़पेपर में भी डलवा दिया, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बोल दिया कि जहां पर जिसके पास टीचर हो भेज दो। मैंने स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगा दिया, अपनी वेबसाइट पे भी डलवा दिया, सब कुछ कर लिया। 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब एक बात बताओ, टीचर चाहिए एक, अप्लाई किया 500 लोगों ने, जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं कि मुझे एक सुटेबल कैंडिडेट मिलने वाला है। और यही सोचो मैंने ढंग से एडवर्टाइज ना किया होता और एक ही बंदा आ जाता इंटरव्यू के दिन तो क्या होता? तो बेटा उसे सिलेक्शन नहीं कहते, मेरी भाषा में उसको बोलते हैं मजबूरी। एक आदमी चाहिए, एक ही खड़ा है, क्या करोगे? आ जा भाई कल से बढ़ा ले। लेकिन एक चाहिए और 500 खड़े हैं, फिर अब तो बहुत बढ़िया आदमी मिलने वाला है। खुद सोचो एक आदमी जो सेलेक्ट होकर आएगा, जो 499 को पीछे छोड़कर आएगा, कितना कैलिबर रखता होगा वो, कितना कैलिबर। जो आदमी 499 को पीछे छोड़ दे उसका कैलिबर तो सोचो। तो रिक्रूटमेंट इसलिए पॉजिटिव स्टेप है, हम चाहते हैं सारी दुनिया आ जाए, सब के सब आ जाए। समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव क्यों एंड व्हाई इट इज अ नेगेटिव स्टेप? क्योंकि बेटा सिलेक्शन के दिन होता पता है क्या है? इंडिया जैसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भर भर के है, एक जॉब के पीछे 500 लोग लगे हुए हैं, हजार लोग पड़े हुए हैं। सेलेक्ट कितनों ने होना है? हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। 10 टीचर ने अप्लाई कर दिया, एक का सिलेक्शन हुआ, 9 घर गए ना। नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 1, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्टेड से, इसलिए सिलेक्शन को बोला गया नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। और ये सिलेक्शन होता किस बेसिस पर है? बाबू इतने सारे टीचर्स ने अप्लाई करा, मैं क्या बेसिस यूज करता हूँ सिलेक्शन का? बाबू बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता हूँ उनके, मैं बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट, लेकिन अभी उसका सही समय नहीं है, आएगा इसी चैप्टर में। और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ और उसके बेसिस पे डिसाइड करता हूँ किसका सिलेक्शन होगा। लेकिन हमेशा सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होंगे, रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होंगे, इसलिए ये नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस और ये पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।